मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और क्या हालचाल, क्या चल रहा है? सब मस्त चकाचक। चलिए, तो चैप्टर 3 हमारे 11th के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमारा 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लिया था। बेसिक हम लोगों ने पिछले चैप्टर पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था। और गाइस, आज से स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज लुईस कॉसेल। कॉसेल कॉसेल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको अंग्रेज लोग, कि ओ के ऊपर ये 2 डॉट। अभी वो स्पेनिश वगैरह ऐसी कुछ लैंग्वेज होती है ना, उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ आता है। मतलब आप उबासी लेते हुए से ऐसा कुछ बोलते हैं ना, अपन उबासी लेते हुए ऐसा कुछ इसको बोलते हैं, बट अपन क्या बोलेंगे? कॉसेल, लुईस कॉसेल कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लुईस कॉसेल कंसेप्ट। ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, इंडिया में हो वैसी बात करो। चलिए, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लुईस कॉसेल कंसेप्ट। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात तो सोच ली थी, ये बात तो पता कर ली थी कि भैया दुनिया का कोई भी एटम सिवाय नोबल गैसेस को छोड़ के अकेला नहीं रहता। कुछ बच्चों के क्वेरी थी, मैंने कमेंट पढ़ा, वो बोलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में मेटल है, जैसे आयरन, तो हम तो हमेशा आयरन को ऐसा ही लिखते हैं। सोडियम, तो हम तो हमेशा सोडियम को ऐसा लिखते हैं। तो क्या ये बॉन्डेड फॉर्म में है कि क्या ये अकेले हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका मैं डाउट ये दूर कर देता हूं। अच्छा डाउट था, वेरी गुड। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला ताकि बच्चों को ये सीख सके। कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, जब मैंने लिखा था कि नोबल गैसेस के अलावा कोई और अकेला मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, दैट मींस मैं मेटल के लिए भी बोला। तो सिर्फ नोबल गैस कैन एग्जिस्ट, नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। यानी अगर मैं सिर्फ नोबल गैस लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ नोबल गैस ही कह रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेटल्स की, तो क्या मेटल जिस प्रकार आप लिखते हो Fe, जिस प्रकार आप लिखते हो Na, जिस प्रकार आप लिखते हो कॉपर, तो आर दे मोनोएटॉमिक? तो नहीं प्यारे बच्चों, दे आर नॉट मोनोएटॉमिक। ध्यान से सुनेंगे, मेटल नेचर में अगर नेचुरल तरीके से कहीं पर पड़े हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आयरन आपको फॉर एग्जांपल Fe2O3 के फॉर्म में मिलेगा, Fe3O4 के फॉर्म में मिलेगा, FeCO3 के फॉर्म में मिलेगा, FeSO4 के फॉर्म में मिलेगा। यानी मेटल हमेशा आपको बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा। Na आपको हमेशा NaCl, Na2SO4 के फॉर्म में मिलेगा। कॉपर CuSO4, CuO इस फॉर्म में मिलेगा। यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर या समुद्र के अंदर से आपको हमेशा मेटल इस प्रकार इस फॉर्म में मिलेगा। तो फिर आपका सवाल आएगा कि सर जो हमारे घर में जो लोहा लगा हुआ है, जो लोहे के सरिये आते हैं, जो लोहे की टेबल है, ये जो आपके बोर्ड पर एल्यूमिनियम की पट्टी है, तो इसके अंदर तो एल्यूमिनियम कैसा होगा? तो यहां पर जो हम लोग उसको यूज करते हैं, तो यहां पर जो आपका जो मेटल यूज में आता है वो नो डाउट प्योर होता है। अगर आपके पास में कोई प्योर मेटल भी है तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल प्योर आयरन है मेरे पास में, दैट मीन्स इसके अंदर सारे एटम्स, ऑल एटम्स विल बी ऑफ आयरन, ऑल एटम्स विल बी ऑफ आयरन, नो डाउट। सारे के सारे एटम किसके होंगे? आयरन के होंगे। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम्स के साथ, भाई एक अगर आपके घर में लोहे का सरिया है तो लोहे के सरिये के अंदर एक आयरन का तो एटम होगा नहीं, ऐसे ढेर सारे आयरन के एटम्स होंगे। तो ये जो सारे आयरन के एटम्स है, ये एक दूसरे से एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर भी आयरन दिख अकेला रहा है, आप आयरन को लिख Fe के फॉर्म में रहे हो, लेकिन आयरन अकेला नहीं है। आयरन यहां पर बहुत सारे, एक अगर लोहे के सरिये को देखो या अगर आप सिर्फ इस एल्यूमिनियम की पट्टी को देखो, तो इस पट्टी के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से भी ज्यादा एल्यूमिनियम के एटम पास पास अरेंज्ड है। और उन सब के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है? मेटेलिक बॉन्डिंग है। तो ध्यान रखना,
भले ही मेटल आप लिख ऐसा रहे हो FeNaCu, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं होगा, या तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग किया हुआ होगा या तो वो इस तरीके के कंपाउंड के फॉर्म में होगा। अकेला तो भैया कभी हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों का डाउट क्या मैंने क्लियर कर पाया? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग बताइएगा कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं कोसेल की तरफ एंड लुईस की तरफ। तो गाइस क्या हुआ, हम लोग ये बात तो समझ गए कि कोई भी मेटल, कोई भी एटम अकेला नहीं होता। तो सवाल यह आता है कि वो अकेला क्यों नहीं होता? वो अकेला इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो तो उनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है और वो उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है। कंप्लीट करने से क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाएगा और इस वजह से उसको क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो वो इसी चक्कर में लगा रहता है और कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग्स करने की कोशिश करता है। क्या बात समझ में आ गई? तो लुईस एंड कॉसेल ने इंडिविजुअली वर्क किया था। बोथ ऑफ देम वर्कड इंडिविजुअली। सबसे पहली बात हम लोग ध्यान रखेंगे दैट बोथ ऑफ देम वर्कड इंडिविजुअली। इन दोनों का काम अकेले अकेले था, साथ में काम नहीं किया था। प्लीज बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन 1916 के आसपास ने इनको लोगों ने काम करके दिया था। सबसे पहले हम लोग लुईस की बात सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुईस की। लुईस ने क्या बोला? प्यारे बच्चों, लुईस ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली। लुईस ने बोला कि अगर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर दो एटम में लेता हूं। मैं एक एटम लेता हूं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और मैं एक एटम यहां पर लेता हूं क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो लुईस ने बोला जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ जैसा दिखेगा। वही 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड होता है, 2p6 इस तरीके से आपको दिखेगा, और 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी खाली रहेगा। जब आप क्लोरीन की तरफ चलेंगे तो आपको क्लोरीन का 1s भरा हुआ दिखेगा, 2s भी भरा हुआ दिखेगा, 2p के अंदर आपको फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसके सेकेंड शेल में भरे हुए होंगे। देन आपको इसका थर्ड शेल दिखेगा, थर्ड शेल के अंदर 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इस तरीके से। ये आखिरी वाला ऑर्बिटल, आखिरी वाला 3pz ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो लुईस ने बोला आप एक बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो, आप एक सीधा सा कॉन्सेप्ट करो। क्या? यहां पर आपके सोडियम में थर्ड शेल, सोडियम में आपका थर्ड शेल इज वैलेंस शेल। उन्होंने क्या बोला कि जो यहां पर थर्ड शेल है वो वैलेंस शेल है, और क्लोरीन में भी जो थर्ड शेल है वो कैसा शेल है? वैलेंस शेल है। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस शेल? वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी वाला शेल। तो इन एटम्स में आप लोगों ने क्या करा? वैलेंस शेल पहचान लिया। जब आप वैलेंस शेल पहचान लेंगे तो बाकी के जो शेल्स होंगे, बाकी के जो शेल्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इनर शेल्स। ऑल दीज आर कॉल्ड एज इनर शेल्स, यानी सेकेंड शेल को छोड़कर बाकी के जो सारे के सारे शेल्स हैं वो कैसे शेल्स हैं? ऑल ऑफ देम आर इनर शेल्स। क्या ये बात समझ में आ गई? सो लुईस ने फर्दर हमें कहा कि अब आप एक काम कीजिए, अब आप एक टर्म याद कर लीजिए जिसका नाम है कर्नल। एक टर्म आप याद करेंगे जिसका नाम क्या है? कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल का मतलब होता है एक एटम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ सारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज कर्नल। तो एवरी एटम पजेस कर्नल। एवरी एटम के अंदर आपको क्या इमेजिन करना है कि हर एटम के पास में क्या होगा? कर्नल। क्या यहां तक की बात समझ में आई? लुईस ने क्या बोला कि हर एटम के पास में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो वैलेंस शेल है उसको अलग कर लो, वैलेंस शेल के अलावा जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो, और उस एटम का न्यूक्लियस, उन दोनों को जोड़कर उन्होंने क्या टर्म बना दी? कर्नल। यहां तक की बात समझ में आई? पक्का? अब उन्होंने बोला इमेजिन करो कर्नल कैसा दिखेगा। तो उन्होंने बोला कर्नल आप ऐसा गोल स्फेरिकल बना दीजिए एक ऑब्जेक्ट, बीच में बीचों बीच में आप लिख दीजिए Na, और दिस Na कोई हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसा? एज अ कर्नल, यानी दिस Na इज योर कर्नल। एंड व्हाट इज कर्नल? न्यूक्लियस एंड इनर शेल ऑर्बिटल्स। दैट मींस इस गोले के अंदर
आपके सोडियम का पूरा न्यूक्लियस आ गया और सारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि मैंने इनर शेल को अलग क्यों करा, क्योंकि उनका यह कहना था कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। उन्होंने कहा कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्या उसे हमें शो करने की जरूरत है? नहीं, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया। फिर उन्होंने बोला अब इमेजिन करो कि आपके पास में क्यूब है, तो यहां पर मैं क्यूब बनाता हूं, देखो ये मैंने 4 गड्ढे इधर बनाए, देन 5वां गड्ढा में थोड़ा सा एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको अपने को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पर 4 गड्ढे हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। फिर उन्होंने बोला अब इसको जरा जोड़ लो। जब हम इसको जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, आपको एकदम उभर के दिखने लगेगा कि आपके पास में क्यूब आ गया। ये देखिए, नाउ यू आर गेटिंग अ क्यूब, ये देखो आ गया क्यूब। तो उनका ये कहना था लुईस का कि ये जो आपका कर्नल होता है, इस कर्नल को अपन बीच में बना देते ताकि आपको सेंटर में दिखे। ये हो गया आपका कर्नल। तो अब लुईस का कहना था कि आप हर एटम को इस तरीके से इमेजिन करो, यू हैव टू इमेजिन एवरी एटम लाइक दिस। मतलब हर एटम के बीच में यहां पर कर्नल होगा और कर्नल के आसपास 8 क्यूब जैसे कॉर्नर होंगे। समझ में आ गई बात आपको? और इन कॉर्नर में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको रखने हैं। तो क्योंकि सोडियम के अंदर वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने बोला कोई एक कर्नल में आप इलेक्ट्रॉन रख दो ऐसे, और बाकी के सारे कर्नल एम्प्टी रखो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई डाउट? पक्की बात? ठीक उसी तरह जब आप यहां पर क्लोरीन का कर्नल बनाएंगे, तो यहां पर मैं एक काम कर देता हूं, लिख देता हूं क्लोरीन। तो क्लोरीन का कर्नल कैसे बनेगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इस केस में एक ही ब्लॉक खाली है, देयर इज ओनली 1 एम्प्टी कॉर्नर, एक ही एम्प्टी कॉर्नर यहां पर अवेलेबल है। तो इससे हमें पता क्या चला? इस डायग्राम से हमें पता क्या चला? इस डायग्राम से हमें यह पता चला कि कौन से एटम को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और कौन से एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जरूरत है। जैसे कुछ देर पहले जब आपने यहां पर सोडियम को देखा, तो सोडियम के 7 होल्स खाली थे, सिर्फ एक ही होल भरा हुआ था, यानी सिर्फ एक ही कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन था, बाकी 7 कॉर्नर खाली थे। तो अब सोडियम क्या सोचेगा? सोडियम सोचेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं ताकि मेरे 8 कॉर्नर खाली हो जाए, तो ये मामला ही खत्म हो जाए। अब मेरे अंदर के ऑर्बिटल्स तो पहले से भरे हुए हैं, तो मैं नोबल गैस जैसा हो जाऊंगा। वही हमें क्लोरीन को देखकर क्या समझ में आया कि क्लोरीन के 7 कॉर्नर भरे हुए हैं, बस एक कॉर्नर खाली है, मतलब क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो लुईस ने इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझाना चालू करा कि आपके पास में कुछ ऐसे एटम्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके पास में इस आउटर मोस्ट शेल में, इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो उसे डोनेट कर दिया करेंगे। कुछ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सिर्फ 1 2 या 3 की कमी अगर होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश किया करेंगे। और अगर कार्बन जैसा कोई कंपाउंड फंस जाए, याद करो अपन ने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो सोचे कि मैं डोनेट करूं तो यार 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेंगे, 4 एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो शेयरिंग करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो लुईस ने इतना समझाने के बाद लुईस ने एक ही बात बोली कि हर एटम ये कोशिश करेगा कि उसके इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कैसे भी करके, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो क्या इतना चीज समझ में आया? ये सिर्फ हमको समझने के लिए था। आप चाहें तो इसे नोट करें, आप ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस ने क्या क्या बातें बताई? लुईस ने हमें एक बात बताई दैट एवरी एटम इन नेचर tries to complete
tries to complete its valence shell, that is to achieve 8 electrons in the valence shell, that is to achieve 8 electrons in the valence shell. अब ये करेंगे कैसे? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कैसे करेंगे? तो इन्होंने हमें बताया either atoms donates the electron, either atom accepts the electron, और either atoms share the electron. ये 3 तरीकों से एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है. और इन्होंने हमें तीसरी बात क्या बताई लुईस ने? दैट we have to imagine atom as a cube. We have to imagine atom as a cube. आपको एटम को एक क्यूब की तरह इमेजिन करना होगा, where the center of the cube is called as kernel, and the 8 corners are occupied by the electrons of the valence shell. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? और जब आप इन 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करोगे, जब आप इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करोगे, सो वी कैन गेट टू नो अबाउट द वैलेंसी ऑफ द एटम, और हमको इससे उसकी क्या मालूम पड़ जाएगी? वैलेंसी पता चल जाएगी. याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में टर्म हमने वैलेंसी डिस्कस करी थी और हर ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी के बारे में बात की थी. तो वो वैलेंसी कैसे पता चली होगी? लुईस के इस कंसेप्ट से हमें पता चली होगी. जल्दी से ये चारों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लें या ये चारों पॉइंट्स को लिखें. हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कर दे रब. चलिए बहुत बढ़िया. अब मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि लुईस ने क्या बोलना चाह रहे होंगे. आप लोग ऐसे तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर. लुईस ने क्या बोला कि भैया हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है. उस प्रोसेस में उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े तो डोनेट कर देगा, एक्सेप्ट करना पड़े तो एक्सेप्ट कर लेगा, और शेयर करना पड़े तो शेयर कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर बात करें सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वाला लिखूं 281, यानी ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, और ये थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1. सोडियम क्या करेगा? बिना टेंशन के अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा. तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 2 and 8. अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल बचा, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टेंशन फ्री हो गया. सिमिलरली अगर मेरे पास में यहां पर क्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 287, दैट इज 1s2 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दिस इज 3s2 3p5. तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाए, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो सोडियम ने क्या करा? सोडियम ने डोनेट करा, डोनेट करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन करी. क्लोरीन ने क्या करा? क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन करी. और ऐसे कई सारे एटम्स होते हैं जो शेयर भी करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं. तो अगर मान लीजिए इसके पास में हाइड्रोजन आ जाए, तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास में आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन की ये लोग शेयरिंग करेंगे. ब्लू कलर से दिख रहे हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ब्लैक कलर से दिख रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन. कार्बन बोलेगा क्योंकि मैं शेयरिंग कर रहा हूं
तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही यूज करूंगा जितना मैं मेरे इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा हूं। और अब आपको दिख रहा होगा कि कार्बन के इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो दैट इज बाय शेयरिंग। तो यहां पर ये कुछ विजन रहा था हमारे लुईस का। क्या ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई? ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे करें, अब ये पता कैसे करें कि कौन से इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लुईस ने एक नई चीज हमारे सामने प्रेजेंट करी, दैट इज बोला गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। एक नई चीज हमारे सामने प्रेजेंट की गई, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस ने सिंपल सी बात बोली कि जो मैंने आपको कर्नल नाम की टर्म बताई थी आप उसे लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोजन का कर्नल क्या दिखेगा? H। हीलियम का कर्नल कैसे दिखेगा? HE, है ना। देन लिथियम का कर्नल कैसे दिखेगा? Li। लिथियम के बाद बेरिलियम का कर्नल कैसे दिखेगा? Be। देन बोरॉन का कर्नल कैसे दिखेगा? B। देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद मैंने एक काम करता हूं, मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर फ्लोरीन के बाद आपको क्या दिखेगा? नियॉन। देन अब यहां पर दिखेगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन। मतलब ये उन्होंने क्या करा, जो सिंबल बनाए, सिंबल आर नथिंग बट कर्नल। यानी एक बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम का अगर लुईस ने सिंबल बनाया है तो वो सिंबल ना बनाते हुए उसने क्या बनाया है? कर्नल। और कर्नल का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस। प्यारे बच्चे मेरे इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने यहां पर एक डॉट बना दिया। एक डॉट का मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का क्योंकि एक ही शेल है, हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही शेल है तो वही वैलेंस शेल हुआ। हीलियम के पास भी एक ही शेल है तो वही वैलेंस शेल हुआ। तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। फिर लिथियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो बनेगा 1s2 2s1। तो भाई 1s तो इनर शेल हो गया आप, और ये वैलेंस हो गया, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, इसलिए एक बन गया। देन बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डॉट। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 डॉट। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डॉट। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 डॉट। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 डॉट। देन सोडियम लिथियम फैमिली को बिलोंग करता है। सोडियम के अंदर क्या होगा? सोडियम के अंदर 1s भरा हुआ होगा, 2s भरा हुआ होगा, 2p भरा हुआ होगा, और 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हम तो कर्नल का मतलब जानते हैं ना। कर्नल का मतलब जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको न्यूक्लियस के साथ जोड़ दो और इमेजिन कर लो कि वो कर्नल है। और कर्नल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस एटम के सिंबल के फॉर्म में। तो सोडियम का सिंबल मतलब मैंने सोडियम का कर्नल बना दिया, मेरा काम खत्म हुआ। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, एल्यूमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, सल्फर के 6, क्लोरीन के 7। मतलब वही ऊपर वाले जैसा पिक्चर हो गई। और जब अपन बात करते हैं नियॉन के, तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से आपने बना दिया 8। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड गाइस दिस इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? दैट इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब आप लोगों को सेंटर में एटम का सिंबल लिखना है, और वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कर्नल। ठीक है, मैं यहां पर आपको स्टार बना के लिखवा देता हूं। द सिंबल ऑफ एटम, नहीं नॉट एटम, द सिंबल ऑफ एलिमेंट
वी शुड राइट एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट, द सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द कर्नल, इट रिप्रेजेंट द कर्नल, ठीक है ना। और कर्नल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? नाउ इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आपको यह भी डिस्कस करना पड़ेगा ना कि इससे आपको क्या पता चला। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके इनकी वैलेंसी के बारे में पता नहीं चल रहा है? शायद चल रहा है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक और की जरूरत है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 शेल है, तो सेकेंड शेल को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन्स लाने की बजाय अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो हीलियम के जैसा दिखने लगेगा। देखो अपन इसको कंपेयर करते, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें लिथियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 1s2 2s1। अब अगर लिथियम कोशिश करे और लिथियम सोचे कि नहीं मैं तो बहुत हिम्मत करूंगा और मैं अपने 2p को पूरा भर लूंगा, तो इसको 2p को और 2s को यानी सेकेंड शेल को पूरा भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो क्या लिथियम इतना पावरफुल है? नहीं। तो यहां पर सीधी सी बात क्या है कि लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता ना, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। भाई शेयर भी कब करेगा? शेयर करके भी 2 कर सकता है। तो लिथियम एक काम करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे ही लिथियम सोचेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, मेरी वैलेंसी 1 बता दूं, तो मैं हीलियम जैसा हो गया। देखो, तो जैसे लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन गया वो हीलियम जैसा हो गया। तो लिथियम सोचेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। सोडियम के साथ भी यही केस होगा। बेरिलियम क्या सोचेगा? बेरिलियम एक की जगह, भाई बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देख लो, एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम सोचेगा मैं 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊंगा? मैं अपने 2p को पूरी तरीके से भरने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊंगा? तो एक काम करता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन में छोड़ देता हूं। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए, मैं हीलियम जैसा हो गया +2 चार्ज लेके। तो बेरिलियम की भी वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की भी 2। वैसे बोरॉन की 3, कार्बन सिलिकॉन की 4। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं। इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, यहां से याद करो अपने वैलेंसी फाइंड आउट करने का कौन सा फॉर्मूला लगता था? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर अपन नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो 8 माइनस 5, इनके पास 5 है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इस वाले की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 6 यानी कि 2, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 7 यानी कि 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का? लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस है दैट वी कैन गेट द वैलेंसीज और द ग्रुप वैलेंसीज। भाई और द ग्रुप वैलेंसीज, याद करो हम लोगों ने वैलेंसी के साथ चैप्टर नंबर 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ा था। वो क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमने देखा था कि फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ भी जुड़ता है और 3 क्लोरीन के साथ भी जुड़ता है, तो उसकी वैलेंसी 5 भी दिख रही है और 3 भी दिख रही है। तो ये लोग वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन यूज किया था। तो यहां पर आप एक जनरल ग्रुप वैलेंसी पता कर सकते हो। तो वी कैन गेट द वैलेंसी और द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी आप इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखकर उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज और वो जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस ग्रुप की जनरल वैलेंसी के बारे में पता कर सकते हो। जैसे जो भी एलिमेंट कार्बन फैमिली को बिलोंग करेंगे, इन लोगों की जनरल ग्रुप वैलेंसी क्या हो जाएगी? इन लोगों की जनरल ग्रुप वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। हो गया बच्चों? ठीक है। तो क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंस का? अगर आपसे कोई पूछता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमको एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता चल जाते हैं, और हमें उससे उसकी क्या वैलेंसी होगी
वो पता चल जाएगी। जैसे इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, और नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि इनको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। कितना इजी कंसेप्ट है। चलिए, तो यहां पर इसी के साथ हमारे लुईस अंकल की बात खत्म हो गई। और देखो, लुईस अंकल की बात कहीं ना कहीं ये बताती है हमें कि हर एटम कोशिश करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने की, डोनेशन, एक्सेप्शन या शेयरिंग से। अब चलते हैं और सुनते हैं हमारे कोसेल अंकल की बात। कोसेल अंकल का क्या कॉन्सेप्ट था। देखो बेटा, कोसेल ने क्या बोला कि जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज को कैसे समझाया, मैं आपको बताता हूं। कोसेल ने बोला कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, कोसेल ने क्या बोला, दैट हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक बिल्कुल नोबेल होते हैं। नोबेल मतलब जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर वेरी नोबल। फिर क्या होते हैं, कुछ एल्कली मेटल टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ होते हैं हेलोजन टाइप्स के, कुछ हेलोजेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो रेडिली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर कोसेल ने समझाया कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको 3 प्रकार के एलिमेंट्स मिलेंगे। पहला टाइप जो कि इस तरफ आपको दिख रहा है, मेटल टाइप का, जो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देने की। उधर वाले कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों की नजर किस पर है, नोबल गैस जैसा बनने पर। ये है नोबल गैस, यानी ये भी कोशिश करेगा कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं और ये भी कोशिश करेगा कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं। दोनों नोबल गैस जैसा बनना क्यों चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस के पास क्या होती है, स्टेबिलिटी। आप खुद सोचो, आप पढ़ना क्यों चाह रहे हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छा ग्रेजुएशन हो जाएगा, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, हम स्टेबल हो जाएंगे, मस्त कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शादी करेंगे, अच्छी लड़की मिलेगी, सुंदर कन्या मिलेगी, ये सब सोचते हो, सुंदर लड़का मिलेगा, अच्छा घर होगा, ये होगा, फलाना ठिकाना XYZ। आप लोग सब स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, अल्टीमेटली पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा, ये भी स्टेबल होना चाहेगा। क्या बात समझ में आई। तो कोसेल ने बोला, कोसेल ने हमें फर्स्ट पॉइंट समझाया दैट एवरी एटम इन नेचर tries to become like noble gases, that is noble gases जैसा भी क्या, that is to obtain a stable electronic configuration। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको चाहिए होता है। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाएंगे कैसे, तो मेटल क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो उन्होंने बोला दैट मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर उन्होंने क्या बोला, नॉन मेटल्स लाइक हेलोजेंस। नॉन मेटल्स में भी उन्होंने किसको स्पेसिफाई करा, हेलोजेंस क्या करेंगे, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये 3 बात समझ में आई आप लोगों को। क्या इसके अंदर
किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? देन उन्होंने फोर्थ पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पर आप देखें, व्हेन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन या व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन it obtains a positive charge. भाई जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड द एटम which accepts the electron obtains a negative charge. तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोला? वी नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर the positively charged and the negatively charged ions. भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो आयन ही बन जाएंगे. हम लोगों को मालूम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या बन जाता है? कैटायन. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या बन जाता है? एनायन. So the positively charged and the negatively charged ions are attracted by electrostatic force of attraction, and held ईच अदर, और एक दूसरे को क्या कर लेंगे? वो टाइटली पकड़ लेंगे, एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर लेंगे. एंड मैं यहां पर लिखूंगा एंड सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. और ऐसे बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. प्लीज प्यारे बच्चों इन सारे पोस्टुलेट्स को ध्यान से देखेंगे. कुछ एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, स्पेशली मेटल्स, और वो क्या बन जाते हैं? कैटायन. कुछ एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बन जाएंगे एनायन. इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट क्यों किए जा रहा है? ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए और इनके पास क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए. तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एटम तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कौन से फोर्स की वजह से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा, जो इन दोनों आयंस को पास एक दूसरे के चिपका देगा. और जब ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा उसका नाम क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिनको आप लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हो. एंड इसी को बोला गया है आयोनिक बॉन्ड. क्या बात समझ में आ रही? तो कोसेल का कंसेप्ट क्या था? क्या आपको कोसेल के कंसेप्ट के बारे में पूरा पॉइंट क्लियर हुआ? कोसेल का कंसेप्ट समझ में आया? यानी कोसेल की पूरी बातचीत कैटायन और एनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ही थी. अच्छा, अल्टीमेटली ये कर क्या रहे हैं? अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा कर रहा है, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है. भाई नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये लूज करके करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो इनकी कोशिश क्या है? इलेक्ट्रॉन पूरे करने की. लेकिन इस कोशिश में क्या हो रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव हो जाता है. तो इस कोशिश में इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इनको एक फोर्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इन दोनों को चिपका देता है. तो जब ये दोनों चिपक जाते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, या मैं कहूं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो क्या ये बात आपको समझ में आई? दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद मेटल अगर कैटायन बना तो क्या वो अकेला रहेगा? नहीं. अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बना तो क्या वो अकेला रहेगा? नहीं. फिर उन दोनों को चिपक के साथ में रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और अकेला खुश हो गया, वाह 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 मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. नहीं,
अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बोले वाह 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 मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर इनने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो इनको एक कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत क्या है, उन दोनों को फिर साथ में रहना पड़ेगा। जो छोड़ेगा और जो लेगा वो दोनों साथ में फिर जुड़ के रहेंगे और फिर ये स्टेबल कहलाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये तो मॉलिक्यूल बन गया। तो यही तो हमको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, और इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर? इसको फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। लिख लिया? चलिए अब अपन एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं, और आप लोगों को यह चीज समझ में आ जाएगी। और यहां पर लुईस और कोसेल की भाषा में फर्क है। अच्छा, कोसेल का पूरा काम इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन के ऊपर है, लेकिन लुईस ने एक बात शेयरिंग की भी डाली थी जो कोसेल ने नहीं बोली थी। लुईस ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें वैलेंसी निकालने का तरीका बताया, लेकिन कोसेल ने तो हमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके और एक्सेप्ट करके उनको जोड़ने का तरीका, यानी बॉन्ड के बारे में बताया। तो दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी बताया, दोनों को अपन ने अलग अलग पढ़ा। अब एक खास बात, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कैल्शियम है, तो कैल्शियम हम लोग जानते हैं कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। वी ऑल नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करेगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर अपने ऊपर +2 चार्ज ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों छोड़े, क्योंकि वो 4s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जैसे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो गया, यानी 4s जाने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। मतलब अब इसके पास में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो क्या ये एक Ca डाई पॉजिटिव अकेला रह लेगा एनवायरमेंट में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, हम बात करेंगे फ्लोरीन की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7, यानी 1s2 2s2 2p5। तो हमेशा क्या किया जाएगा, फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कैसा चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8, यानी 1s2 2s2 2p6। मतलब अब इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब अब टोटल इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें 2s2 2p6 की वजह से इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? तो कोसेल ने बोला कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद +2 चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उन्होंने इसके लिए टर्म दे दी, इसको उन्होंने एक टर्म दे दी, इसको और क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोवैलेंसी। बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी और वैलेंसी एक ही बात है। लुईस का कहना था कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो उसकी वैलेंसी है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो उसकी वैलेंसी है। लेकिन यहां पर कोसेल ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से इस वैलेंसी के नाम क्या किया, उन्होंने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रो वर्ड लगा दिया, और इससे ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कोसेल की भाषा में फ्लोरीन की वैलेंसी 1 नहीं कहलाएगी, -1 कहलाएगी, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 नहीं कहलाएगी, +2 कहलाएगी। क्या बात समझ में आ गई? बस इतना सा फर्क है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या हो गया, इट इज नथिंग बट वैलेंसी विथ चार्ज, वैलेंसी विथ चार्ज। तो लुईस के केस में ऐसा नहीं था। लुईस ने क्या बोला था, लुईस ने बोला था कैल्शियम का इस तरीके से, अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, मतलब कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। फिर लुईस ने क्या बोला था कि आप फ्लोरीन ले लो और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ऐसे केस में वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 7 करना पड़ेगा, यानी कि 1। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। लेकिन कोसेल ने क्या बोला, इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1, यानी उनके वैलेंसी के ऊपर क्या लगा दिया, बस थोड़ा सा चार्ज लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो अब कैल्शियम और फ्लोरीन जुड़ेंगे कैसे? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
तो कैल्शियम के साथ एक फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और एक फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इस प्रकार CaF2 नाम का आपको मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दीज आर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये जो इनके ऊपर माइनस और ये जो प्लस चार्ज है, ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इस तरीके से CaF2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? तो लुईस और कॉसेल का कंसेप्ट समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों ने? चलिए, वेरी गुड, सुपर। अब एक बात समझ लो, कोसेल वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने ये बात क्लियरली बोल दी थी कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला या ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा या लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मींस उन्होंने ये बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब सिर्फ वो कंपाउंड्स में ये एप्लीकेबल होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी मॉलिक्यूल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ देर पहले ही लुईस ने हमें एक बात सिखाई थी। लुईस ने क्या बोला था कि हर एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कोसेल ने भी वही बोला, लेकिन कोसेल ने स्पेसिफाई क्या बोला कि एक डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा और जो केमिकल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईदर आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोसेल ने यह बात तो कही थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो एक बात और एक्स्ट्रा कह के गए थे, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। यहां पर कोसेल ने शेयरिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं बोली, इसीलिए उन्होंने यहां पर स्पेसिफाई करा कि मेरा कॉन्सेप्ट आप आयोनिक कंपाउंड्स पर ही लगाओगे। यानी कि दुनिया का हर मॉलिक्यूल इस तरीके से बॉन्ड नहीं बनाता। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और यही कॉन्सेप्ट एक तरीके से फाउंडेशन रहा आयोनिक कंपाउंड्स को जानने के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए। और आज हमारे पास में जितने आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सब हम लोग बेसिकली कोसेल के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली लुईस एंड कोसेल ने एक लॉ दे दिया जिसको बोला जाता है ऑक्टेट लॉ। फाइनली वी हैव गॉट अ लॉ विच इज कॉल्ड एज ऑक्टेट लॉ। नाउ प्यारे बच्चों, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? वी ऑल नो ऑक्टेट मींस 8। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8, EIGHT, 8 यानी कि 8। तो इन दोनों की थ्योरी क्या कहती है? कोसेल ने क्या बोला और लुईस ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हर एटम कोशिश करता है अपने आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इन लोगों ने उस समय जितने नॉन मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी करा, इन्होंने यही पाया कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न टाइम पीरियड में, हम लोग जानते हैं कि यह बात सिर्फ थर्ड पीरियड तक के एलिमेंट्स पर ही लागू होती है। कहां तक? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स तक। देखो मैं बहुत बेसिक लेवल पे ले जाके समझा रहा हूं। थर्ड पीरियड के अंदर कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, फिर उधर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन आपका सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। लेकिन जैसे आप फोर्थ पीरियड पर आ जाते हो बेटा, फोर्थ पीरियड के अंदर आपको यहां पर ब्रोमीन मिलता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो स्टडी इन लोगों ने करी थी वो क्या थी? वो बस ये थी कि वो थर्ड पीरियड तक ही स्टडी कर पाए थे। तो इसलिए उन्होंने कौन सा लॉ दिया? ऑक्टेट लॉ। क्योंकि इन्होंने जितनों की स्टडी करी, सबके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
या 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की शक्ति पाई। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अपन चलते पीरियड नंबर 4 पे। आप अफबाउ प्रिंसिपल याद करो, अगर आप 4th पीरियड में हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बेटा 3p6 को भरने के बाद, 3p6 को भरने के बाद आप क्या भरेंगे? 4s2, 4s2 के बाद आप क्या भरेंगे? 3d10। तो जब आप 4th पीरियड में किसी एलिमेंट को देखोगे तब आप ये पाओगे कि उसके 3rd शेल के अंदर 6 और 2 8, 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप 4s को देखोगे तो 4s के पास 4p6 और 4d10 भी हो सकता है। तो जो इसका वैलेंस शेल है, मतलब जो इसका 4th पीरियड है, जो इसका 4th शेल है, उसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 4th शेल पे आने के बाद वैलेंस शेल में हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन हो। जब आप 6th पीरियड में जाओगे तब वहां पर वैलेंस शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ऑक्टेट लॉ, काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो नो डाउट, अगर आप 4th पीरियड में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट को देखोगे ध्यान से तो वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने के प्रोबेबिलिटी या चांसेस हो सकते हैं। 5th पीरियड में भी 18, 6th पीरियड में 32 और 7th पीरियड में भी 32। लेकिन लुईस कॉसेल ने 1916 में यह काम किया था। भाई जब 1916 में काम किया था तब ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं होंगे, तो इन्होंने कहां तक की स्टडी करी? जहां तक मैंने आपको लिख के बताया, आर्गोन तक, यानी पीरियड नंबर 3 तक। तो इन्होंने ऑक्टेट लॉ दे दिया। और ये लॉ क्या कहता है? दैट every atom in nature tries to complete 8 electron in its valence shell, either by accepting or donating the electrons, or by sharing of electrons. And this law is called as octet law. इस लॉ को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्टेट लॉ। क्या ऑक्टेट लॉ आपको समझ में आ गया? क्या बोला मैंने ऑक्टेट लॉ के अंदर? कि दुनिया में, इस नेचर में हर एटम क्या कोशिश करता है कि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। अब इस प्रोसेस में अगर ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो शेयर कर ले, जैसे भी कर ले पर कर ले। एंड गाइस दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट लॉ। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब गाइस वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया है, इसलिए हम लोग अभी लुईस कॉसेल कंसेप्ट को ऑक्टेट लॉ पर रोक रहे हैं। लेकिन गाइस अभी ये यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक और चीज पढ़नी है। क्या? देखो, कोसेल ने आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करने के बाद आयोनिक बॉन्ड समझा दिया, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है अभी वो कहां समझा हमने? तो वो हमें कौन समझाएगा? लुईस और कोसेल नहीं समझाएंगे। लेकिन 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे जो लुईस की बात, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को सीरियसली लेंगे और एक नया बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, हमें समझाएंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। लेकिन आज इतना पढ़ लो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, आप नोट्स अच्छे से बना सको, इसलिए मैंने सब बोर्ड पर लिखने की कोशिश की है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो। जैसे हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की थी, वैसे हम हर वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।